Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज हम डिस्कस करेंगे सीपीसी का टॉपिक डिक्री। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मेरा लेक्चर है डिक्री के बेसिस पर, ये आपका दो पार्ट में होगा। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी डिक्री का मीनिंग क्या है, डिक्री में क्या क्या चीज़ें आती हैं और डिक्री होने के लिए क्या क्या एसेंशियल है। और पार्ट 2 में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ डिक्री। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिक्री, जिसमें हम बताएंगे सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्री। देखिए, जब भी कोई केस होता है, कोई भी सूट होता है, तो आपको पता है उसमें दो पार्टी होती हैं, एक प्लेंटिफ होता है और एक आपका डिफेंडेंट होता है। प्लेंटिफ किसी चीज़ का एलिगेशन लगाता है और जो डिफेंडेंट है वो या तो उस एलिगेशन को डिनाई करता है या एडमिट करता है एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली। तो अब कोर्ट जो है अपने एविडेंस के बेसिस पे उस पे अपना डिसीजन देता है। तो कोर्ट जो भी डिस्प्यूट के मैटर है उस पे जो भी एक फॉर्मल एडजुडिकेशन देता है, जिसमें वो जो पार्टी टू द सूट्स हैं उनकी राइट और लायबिलिटी को डिसाइड करता है, उसी फॉर्मल एक्सप्रेशन को हम डिक्री बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने बी के ऊपर एक केस फाइल किया कि बी के पोजीशन में जो लैंड है एक्चुअली मैं उसका ओनर हूँ, इसलिए ये लैंड जो है मुझे मिलनी चाहिए, तो बी उसको डिनाई करता है। बी कहता है नहीं, ये लैंड तो मेरी है और मैं इसका ओनर हूँ। अब जो कोर्ट है वो ए की फेवर में डिसाइड करता है, वो कहता है कि नहीं, ए इसका ओनर है, इसलिए अब ये लैंड बी के पोजीशन से जो है ए के पोजीशन में जानी चाहिए। तो अब कोर्ट ने ये जो डिसीजन दिया है कि ए की फेवर में कि ए ओनर है लैंड का, इसलिए पोजीशन भी उसको ही मिलना चाहिए, तो ये फॉर्मल एक्सप्रेशन कोर्ट का ये आपका डिक्री कहलाता है। सबसे पहले कोर्ट जब ये डिसीजन देता है तो वो जजमेंट की फॉर्म में देता है। तो जजमेंट जो होता है तभी की तभी कोर्ट जो है, कोर्ट में जो है जजेस सुना देते हैं और उसकी जो कॉपी है जजमेंट की वो एकदम से ही आपको मिल जाती है। लेकिन जजमेंट के बाद फिर उस जजमेंट के बेसिस पे डिक्री तैयार की जाती है। कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डिक्री को जल्दी से जल्दी तैयार करें, लेकिन 15 दिन में उसको डिक्री जो है तैयार करनी पड़ती है। और जो जजमेंट की डेट होती है, जिस डेट को जजमेंट को प्रोनाउंस किया जाता है, वही डेट हम डिक्री की भी डेट मानते हैं। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो जजमेंट का जो फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है उसी को हम डिक्री बोलते हैं। अगर किसी व्यक्ति को जो है डिक्री से वो सेटिस्फाई नहीं है और उसे अपील करनी है, आपको पता है डिक्री को प्रिपेयर करने में मैक्सिमम 15 दिन कोर्ट लेता है, तो वो जजमेंट के बेसिस पे भी कोर्ट में जो है अपील कर सकता है। लेकिन जैसे ही डिक्री कोर्ट इशू कर देता है फिर जजमेंट इनएक्टिव हो जाता है, फिर हर जगह जजमेंट के बजाय डिक्री ही चलती है। तो डिक्री क्लियर हो गई। तो जो फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है जिसमें कोर्ट किसी भी पार्टीज के जो पार्टी टू सूट है उनके राइट और लायबिलिटी को डिसाइड करता है, उसी को हम डिक्री बोलते हैं। डिक्री से पहले जजमेंट डिसाइड होता है जो कोर्ट में डिक्लेयर होता है और उसी जजमेंट के बेसिस पे जो है फिर डिटेल में जजमेंट बनता है जिसे हम डिक्री बोलते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, डिक्री हमेशा कोर्ट ही डिसाइड करता है, कोर्ट ही इसको फॉर्मल एक्सप्रेशन की तरह जो है एडजुडिकेट करता है, तभी हम उसे डिक्री मानते हैं। इसमें एक लीडिंग केस हुआ था परमजीत सिंह पटेजा वर्सेस आईसीडीएस लिमिटेड। कौन सा केस था ये? परमजीत सिंह पटेजा वर्सेस आईसीडीएस लिमिटेड। इस केस में क्या था, जो आर्बिट्रेटर थे उन्होंने जो है आर्बिट्रेशन अवार्ड दिया। आर्बिट्रेटर आपको पता ही है कि अगर आप दो पार्टी के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो आप कोर्ट में ना जाके जो है आर्बिट्रेटर को भी, जो मीडिएटर होते हैं, उन्हें अपना मैटर दे सकते हो। तो जो आर्बिट्रेटर होते हैं वो कोर्ट तो है नहीं, तो इसीलिए अगर आर्बिट्रेटर ने कोई अपना डिसीजन दिया है, आर्बिट्रेशन अवार्ड दिया है,
तो उसको हम डिक्री नहीं मानेंगे, क्योंकि आर्बिट्रेटर जो है कोर्ट के इक्विवेलेंट नहीं होते हैं। एक और डिसीजन था इसमें, मीरा सिन्हा वर्सेस गिरजा सिन्हा का। कौन सा केस था? मीरा सिन्हा वर्सेस गिरजा सिन्हा। इस केस में बताया गया कि अगर प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट जो है कोर्ट में दाखिल करी, लेकिन कोर्ट ने उसकी प्लेंट को डिसमिस कर दिया और उसके बेसिस पे केस भी डिसमिस हो गया, तो ये जो डिसमिस हुआ है प्लेंट, इसको भी हम डिक्री ही मानेंगे। आई होप कि अब आपको डिक्री का मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आता है कि जब डिक्री इशू होती है तो उसमें कौन कौन से कंटेंट आते हैं। देखिए, सबसे पहला तो होता है उसमें सूट का नंबर डाला होता है कि आपका सूट का नंबर क्या था। फिर उसमें जो पार्टी टू सूट होती हैं उनका नेम होता है, उनका डिस्क्रिप्शन होता है कि ये सन ऑफ किसकी हैं या वाइफ ऑफ किसकी हैं या फिर डॉटर ऑफ किसकी हैं, और उनका रजिस्टर्ड एड्रेस भी उसमें मेंशन होता है। फिर डिक्री में होता है कि आपने क्या क्लेम किया है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, ए ने क्या क्लेम किया था? ए ने कहा बी के पोजीशन में जो लैंड है मैं उसका ओनर हूँ। तो वो क्या क्लेम कर रहा है कि मैं जो हूँ ओनर हूँ, तो वो ये क्लेम कर रहा है, तो उसका पर्टिकुलर भी डिक्री का कंटेंट होता है। फिर होता है कि रिलीफ क्या ग्रांट की गई है। अब ये जो केस है ए के फेवर में डिसाइड हुआ। अब रिलीफ क्या हुई कि जो बी के पोजीशन में लैंड थी अब वो ए के देने के लिए ऑर्डर पास हो गया, तो ये उसको रिलीफ मिल गई, तो रिलीफ ग्रांटेड भी इसमें आती है। फिर नेक्स्ट है कि इस सूट को चलाने में जो भी कॉस्ट का खर्चा आया है वो कॉस्ट प्लेंटिफ से वसूला जाएगा या डिफेंडेंट की से वसूला जाएगा और किसकी प्रॉपर्टी से वसूला जाएगा, ये भी हम जो है उसमें मेंशन करते हैं। फिर डिक्री में डेट डलती है। डेट वही होती है जिस डेट को जजमेंट पास किया जाता है। तो जजमेंट और डिक्री की डेट एक ही होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि जजमेंट तो उसी वक्त कोर्ट में जज प्रोनाउंस कर देते हैं और उस जजमेंट को ही जब एक फॉर्मल एक्सप्रेशन देते हैं तो उसी को हम डिक्री मानते हैं। फिर जब उसमें जजमेंट की डेट डिक्री की डेट मान ली जाती है, उसके बाद जज जो है उसको पूरा अच्छे से पढ़ते हैं। जब उन्हें लगता है बिल्कुल ये जजमेंट के हिसाब से ही बनाई गई है तो फिर जज उसमें जो है अपना लास्ट में सिग्नेचर कर देते हैं। तो ये थे आपके डिक्री के कंटेंट। अब नेक्स्ट होता है आपका कि डिक्री होने के लिए उसमें क्या क्या एसेंशियल होने चाहिए। तो इसमें 5 एसेंशियल हैं, मैं 1 बाय 1 करके आपको सारे बता रही हूँ। सबसे पहला है एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब है कि जो डिस्प्यूट के मैटर होते हैं उनका जुडिशियल डिटर्मिनेशन हो जाना चाहिए। मीन्स जो भी मैटर हमारे डिस्प्यूट में थे, जिस चीज़ के लिए प्लेंटिफ ने जो है प्लेंट दाखिल करी थी, अगर कोर्ट उनको पूरी तरह से डिसाइड कर देता है, उनका जुडिशियल डिटर्मिनेशन हो जाता है, उनका एडजुडिकेशन हो जाता है, तभी वो डिक्री मानी जाएगी। लेकिन अगर कोर्ट ने कोई सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर दे दिया जिसमें उसने कुछ प्रोसीजर को पूरा करने के लिए कहा है, तो उसमें मैटर ऑफ डिस्प्यूट को तो उसने पूरा सॉल्व नहीं किया, तो वो डिक्री नहीं मानी जाएगी। इसी तरह से कोर्ट अगर किसी सूट को डिसमिस कर देता है क्योंकि पार्टी अपीयर ही नहीं रही हो रही है, तो इसमें जो भी डिस्प्यूट था वो तो सेटल नहीं हुआ, उन्होंने तो सूट ही डिसमिस कर दिया क्योंकि पार्टी खुद ही नहीं आ रही थी, तो वो भी डिक्री नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि सूट के अंगेज डिक्री पास होनी चाहिए। अब सूट को सीपीसी में कहीं ऐसा डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन हम इसका अगर ऑर्डिनरी मीनिंग लेते हैं तो सूट का मतलब है कि जैसे ही प्लेंटिफ प्लेंट को कोर्ट में दाखिल करता है और उसके बेसिस पे कोर्ट में प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसी को हम सूट कहते हैं। यहाँ पे डिक्री के लिए जो है आपका सिविल सूट होना जरूरी है। नेक्स्ट है आपका राइट ऑफ पार्टीज इन कंट्रोवर्सी। देखिए, डिक्री में जो पार्टी टू द सूट होती हैं उनके राइट जो है डिटरमाइन होने चाहिए। 2 पार्टीज होती हैं, एक आपकी प्लेंटिफ होती है और एक आपका डिफेंडेंट होता है, और उन्हीं के राइट्स जो हैं डिटरमाइंड होने चाहिए। तो जिस डिक्री में ये चीज़ें होती हैं कि पार्टीज के जो राइट और लायबिलिटी थे वो डिसाइड है, तभी वो डिक्री मानी जाएगी। अगर किसी स्ट्रेंजर के कहने पे कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया है तो फिर वो ऑर्डर डिक्री में नहीं आएगा, क्योंकि डिक्री पार्टीज के कहने से पास होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन।
देखिए, डिक्री के लिए ये जरूरी है कि कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया है वो बिल्कुल फाइनली डिटरमाइन हो जाना चाहिए। अब कोई स्कोप नहीं होना चाहिए कि उसमें अभी हमें और इंक्वायरी करनी है और एविडेंस लेनी है, इस तरह की कोई पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर कोर्ट ने कोई भी मैटर इन डिस्प्यूट को जो भी था उसे बिल्कुल कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर दिया है तो माना जाएगा कि ये आपकी डिक्री है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी पार्टी एडजमेंट के लिए जाती है और कोर्ट ऑर्डर देता है कि मैं ये एडजमेंट नहीं दूंगा, तो इसका मतलब अभी तो केस पेंडेंसी में है, अभी तो वो डिसाइड आज भी कर सकता है, आगे आने वाले दिनों में भी कर सकता है। तो जो एडजमेंट को कैंसिल करने का ऑर्डर है वो उस केस को डिसाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ऐसा ऑर्डर आपकी डिक्री में नहीं आएगा। लास्ट है आपका फॉर्मल एक्सप्रेशन। देखिए, ये डिक्री के लिए जरूरी है कि कोर्ट ने जो जजमेंट सुनाया है, डिक्री उसका फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए। अब डिक्री के लिए ये जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर फॉर्म में ही जो है आपको जो है उसको डिक्री को लिखना है, इसके लिए ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं होता, बस एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए। अगर आपकी जजमेंट का फॉर्मल एक्सप्रेशन के हिसाब से डिक्री बनाई गई है लेकिन आप उस डिक्री की जगह गलती से ऑर्डर लिख देते हैं तो भी वो ऑर्डर आपका डिक्री ही कहलाएगा, ना कि ऑर्डर कहलाएगा, क्योंकि वो फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ जजमेंट है जो कि आपकी डिक्री होती है। तब आपको क्लियर हो गया होगा कि डिक्री के एसेंशियल क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कशन में लिया था कि डिक्री का मीनिंग क्या है, फिर डिक्री में क्या क्या कंटेंट आते हैं और कौन कौन से एसेंशियल हैं जो पूरे होने चाहिए जबकि हम किसी चीज़ को डिक्री कह सकते हैं। तो आई थिंक कि अब कोई भी आपसे पूछता है कि जजमेंट किसे कहते हैं, डिक्री किसे कहते हैं, तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं। अदरवाइज बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन ही रहता है कि कोर्ट में जो जजेस ने प्रोनाउंस किया है क्या वही डिक्री होता है। तो अब आपको पता चल गया है कि वो डिक्री नहीं, वो जजमेंट होता है। फिर जजमेंट के बेसिस पे आपका जो है एक फॉर्मल एक्सप्रेशन तैयार किया जाता है जिसे हम डिक्री कहते हैं, और ये जजमेंट के बेसिस पे होता है। तो जो जजमेंट की डेट होती है वही डिक्री की भी डेट होती है, और डिक्री के लिए ये पूरे एसेंशियल होने चाहिए, तभी आप उसको जो है डिक्री मान सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर माय लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।